नमस्कार, मैं रविश कुमार। जब भी इस देश में औरतों के अधिकार से जुड़ा कोई कानून बनता है, उसके तमाम पहलुओं पर बात करने से पहले एक किस्म का डर पैदा कर दिया जाता है, जो कि स्वाभाविक भी है, क्योंकि औरतों से जुड़ा जो भी कानून होगा उसमें से ज्यादातर कहीं ना कहीं पारंपरिक समाज और संपत्ति से वो टकराता है। अचानक से परिवारों के बिखरने और समाज के टूट जाने का अलार्म बजने लगता है। एक ऐसे समाज में जहां पुरुषों को बेइंतहा इख्तियार हासिल है, यानी कंट्रोल हासिल है, वहां ऐसा होगा ही। आप जान चुके हैं कि बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह कानून में एक बदलाव को मंजूरी दी है, जिसके अनुसार जब पति और पत्नी में तलाक होगा तो पत्नी को पति की पैतृक संपत्ति में भी हिस्सेदारी मिलेगी। अगर पैतृक संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ हो तो उसका भाव लगाकर पति के शेयर का हिसाब लगाया जाएगा और उतना पत्नी को दिया जाएगा। पति के शेयर का कितना हिस्सा पत्नी को मिलेगा, यह अदालत तय करेगी, जज साहब तय करेंगे। अब इसकी आलोचना हो रही है, कुछ वाजिब भी है और कुछ अजीब अजीब। जैसे नए कानून के बाद तलाक की संख्या बढ़ जाएगी। विवाह संस्था के प्रति अगर हमारी इतनी ही समझदारी है तो इस कानून के खिलाफ कल से भूख हड़ताल कर दीजिए। क्या यह विरोध इस सोच पर आधारित है कि औरतें संपत्ति की लालची होती हैं और जब उन्हें पता चलेगा कि पति की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी मिलेगी तो वे तलाक लेने निकल जाएंगे, जबकि पति हमेशा सन्यासी होंगे, अच्छा सलूक करते होंगे, जैसे कभी किसी पुरुष ने किसी स्त्री को छोड़ा ही न हो। हम कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र है, मगर यह ध्यान रखना चाहिए कि यह कानून तलाक के बाद की स्थिति से संबंधित है। औरतों को पति की पैतृक संपत्ति में हिस्सा क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या किसी शादी के कई कारकों में पैतृक संपत्ति एक कारक नहीं होता है? क्या यह प्रावधान औरतों को ज्यादा सामाजिक सुरक्षा नहीं देता है? लेकिन इतने भर से आप में से कई शायद ही संतुष्ट हो पाए कि क्यों तलाक के मामले में पैतृक संपत्ति यानी पापा की प्रॉपर्टी को घसीटा गया है। दिल्ली की मशहूर वकील कीर्ति सिंह ने कोई 405 तलाकशुदा और छोड़ दी गई औरतों पर अध्ययन किया था इकोनॉमिक रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया के लिए। उनके सर्वे से पता चलता है कि क्यों पैतृक संपत्ति में भी तलाकशुदा औरतों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। 400 में से 80% तलाक पति या परिवार की क्रूरता के कारण हुए थे। सर्वे से पता चला कि 75% औरतें अपने पिता या भाई के घर चली जाती हैं। 50% औरतों के पास अपनी कमाई का कोई जरिया नहीं होता है, पर इतने ही प्रतिशत औरतों के पास तलाकशुदा औरतें दावेदारी तक नहीं कर पाती हैं कि उन्हें कंपनसेशन भरण पोषण मिलना चाहिए। 46% औरतों को तलाक के बाद भरण पोषण का पैसा मिलता ही नहीं है। 60% मामलों में औरतों ने कहा कि यह पैसा समय से भी नहीं मिलता है और 30% औरतों ने कहा कि जेवर भी वापस नहीं दिए जाते हैं। तो यह हकीकत है आपके उस महान समाज की। तलाक संयुक्त परिवारों में भी उतने ही होते हैं जितने आजकल के एकल परिवार वालों में, बल्कि उससे भी ज्यादा। सर्वे में देखा गया कि तलाक के बाद संपत्ति के बंटवारे में पत्नी को कम ही हिस्सा मिलता है। आमतौर पर पति की आमदनी का पूरा जरिया सामने नहीं आ पाता, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी आमदनी का सही जरिया नहीं बताते हैं। इसीलिए आमदनी का 1/20 या 1/10 के हिसाब से औरत को उसका हिस्सा मिलता है, जो बहुत ही कम होता है। लिहाजा औरतें तलाक के विकल्प पर विचार तक नहीं कर पाती हैं और उसी सिस्टम में पिसती रह जाती हैं। शायद इसलिए पैतृक संपत्ति को इस प्रावधान में शामिल किया गया है, जिसे औरतों की सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। इसीलिए विरोध करने वाले कह रहे हैं कि पैतृक संपत्ति के बंटवारे को तलाक में शामिल करने से घर में दूसरे लोग भी झगड़े की जद में आ जाएंगे। किसी घर में 3-3 पीढ़ियों से लोग रह रहे होते हैं, उसका हिसाब कैसे लगाया जाएगा? अगर वो हिस्सा पति की क्षमता से ज्यादा हो तो नगद में कैसे चुकाएंगे? जज कैसे तय करेंगे कि पैतृक संपत्ति का मूल्य क्या है और उसका कितना शेयर पत्नी का बनता है? तो दोनों तरफ सवाल ही सवाल है। क्या यह कानून औरतों को बेहतर तरीके से सुरक्षित नहीं करता, या फिर तलाक के बाद उसकी सामाजिक सुरक्षा के सारे सवाल भारतीय विवाह कानून जो हिंदू मैरिज एक्ट है इस प्रावधान के जोड़ देने से हल हो जाते हैं? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ रंजना कुमारी जी हैं, आप निदेशक हैं CSR की। मृणालिनी देशमुख है, मुंबई से आप वकील हैं और तलाक के मामलों में आपकी बड़ी शोहरत है। दीपिका नारायण भारद्वाज हैं, आप सदस्य हैं सेव इंडिया फाउंडेशन की। यशपाल मलिक साहब हैं और आप खाप पंचायतों से जुड़े रहे हैं, जाट महासभा के भी आप बड़े नेता हैं। वंदना शाह हैं, घरेलू हिंसा पीड़ित हैं आप, और आपने एक संस्था भी बनाई है जिसका नाम है 360 डिग्री बैक टू लाइफ, जिसमें आप इस हालात की शिकार औरतों को आप सामाजिक, कानूनी और मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से मदद करती हैं। सवाल शुरू करने से पहले रंजना जी, जब हम लोग इस पे रिसर्च कर रहे थे, पढ़ रहे थे गूगल के जरिए,
तो एक शब्द ख्याल आया कि जो हिंदी के क्लास में हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि जैसे प्रेम करने वाला क्या होता है, तो प्रेमी, हत्या करने वाला हत्यारा। तो वैसे ही एक शब्द आता था कि जिसे पति ने छोड़ दिया हो, परित्यक्ता। ये शब्द कभी नहीं आया कि पत्नी ने जिसे छोड़ दिया हो उसको क्या कहते हैं, या शायद हमको मालूम नहीं हो, कम हिंदी जानता हूं। लेकिन फिर भी इस समाज में ये डर पैदा किया जा रहा है कि जो इस कानून के बाद से काफी कुछ इसमें बढ़ जाएगा। फिर भी ये आशंकाएं चलेंगे, जो लोग विरोध करते हैं उसका अपना पक्ष रखेंगे। हम ये जानना चाहते हैं आपके नजरिए से कि क्यों ये बड़ा बदलाव है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कैसे ये प्रावधान तलाकशुदा औरतों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव, एक बड़ी सुरक्षा देता है। आपने अपने जो अभी इंट्रोडक्शन में काफी सारे ऐसे तर्क रखे रवीश जी, जिन्होंने मेरा इस बहस में हिस्सा लेना आसान कर दिया है। और जो आपने परित्यक्ता शब्द की बात कही, तो वास्तव में इसी तरह के शब्द गढ़े गए हैं, जैसे विडो, विधवा। अब ये एक औरत की पूरी सामाजिक आर्थिक स्थिति को बताता है, और हम क्यों स्वीकार करें कि एक औरत ही विधवा है। और वही इन शब्दों को गढ़ा ही इसीलिए गया ताकि औरत ता जिंदगी इस भय में बनी रहे कि उसका कोई नहीं है और उसका कोई हक अधिकार नहीं है, और खास तौर से संपत्ति, संतति और सत्ता पर। तो ये चीजें बनाने के लिए शब्दों गढ़ा गया। अब इस विषय पर आए तो मुझे लगता है कि पहले मूल में हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि शादीशुदा जिंदगी जीने के बाद अगर बीच में कुछ गड़बड़ कहीं होता है तो औरत का भी उतना ही हक है जितना मर्द का है, पति का है, पत्नी का भी उतना। जब तक शादी है तब तक तो वो संगिनी है, प्रेमिका है, साथी है, बच्चे की माँ है। लेकिन जिस दिन वो झगड़ा शुरू हो जाता है तो फिर उसके बाद आप उसको एक चिथड़ा पहना करके भी सड़क पर खड़ा कर दें, और वही बच्चे जो बहुत जतन से पाले जाते हैं परिवार के द्वारा, पिता बहुत प्रेम करते हैं, वही बच्चे सड़क पर आ जाते हैं माँ के साथ। और आपने देखा कि तमाम, ये तो शोध आपने कीर्ति का बताया, मेरी मित्र भी हैं, और हम लोग तो रोज इस तरह के तमाम केसेस हमारे यहाँ आते हैं जिनके बारे में कि हम लोग, चाहे वो मध्यम वर्ग के हों, चाहे वो निम्न मध्यम वर्ग के हों, और अब तो अपर मिडिल क्लास की औरतें भी आने लगी हैं जो अपने इस भय को तोड़ रही हैं कि सामाजिक शर्म को छोड़िए और अच्छी जिंदगी जीने के लिए कुछ सोचिए। तो इसलिए ये जरूरी है कि संपत्ति जो पति पत्नी ने मिलकर बनाई, सारा जीवन जिस पत्नी ने जिस परिवार में बिताया, और जब आप, और खास तौर से भारतीय संदर्भ में तो ये और भी जरूरी है क्योंकि पूरा परिवार ब्याह करके कम से कम 95% ब्याह करके लाता है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे में औरत को वो हक मिलना चाहिए, और खास तौर से उसी हक को मारने के लिए व्यवस्था बना दी गई कि आप सेक्शन 125 में जाकर के और अपने लिए कुछ भी खर्चा मांग लीजिए कोर्ट से, आप दर दर भटकिए, जिंदगी भर घर बनाइए, बच्चा पैदा करिए, पालिए, परिवार को संभालिए, सजोइए, और जिस दिन आप निकाल दी जाएंगे, जिस दिन आपका डिवोर्स हो जाएगा, उस दिन आपके पास कुछ नहीं है, आप दर दर की ठोकर खाइए। और उसके बाद कुछ तय हो जाता है, फिर पति क्या करता है, वो कहेगा मेरी नौकरी नहीं है, मैं नौकरी छोड़ देगा। परिवार कह देगा कि हम तो इनको इनहेरिट कर रहे हैं, हम इनको संपत्ति में कोई हिस्सा ही नहीं देंगे, क्योंकि फिर कहीं ऐसा ना हो कि पत्नी को कुछ देना पड़ जाए। तो हम लोग इस पूरी बात के लिए बहुत पहले से, आज से नहीं, मेरे पहले पीढ़ी की प्रमिला दंडवती जी के जमाने से ये संघर्ष चल रहा है कि मैरिटल प्रॉपर्टी में हिस्सा औरत का बराबर का होना चाहिए। और ये हिस्सेदारी की बात आज से अब कम से कम 3 दशक से तो मैं देख रही हूँ, लेकिन अब जाकर अगर हमारी संसद जागी है, हमारी कैबिनेट जागी है, तो हम इसका स्वागत करते हैं। तो यशपाल जी, आप विरोध क्यों करते हैं? देखिए, विरोध के इसके कारण अलग अलग है। मुख्य कारण बताइए। मुख्य कारण है कि एक सास के हक पे एक बहू कैसे डाका डाल लेगी, और वो भी जो उस घर को छोड़ के जा रही है। सास भी उसी घर में रहेगी, सास का बच्चा है वो उसकी, जिसके साथ उसने शादी की है। अच्छा। उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ले, उसमें से उसका हिस्सा पहले से दिया हुआ है, कानून उसको कहता है। अभी क्या है कि जब वो जो सास है जिसकी एज 60 साल 55 साल हो चुकी होगी, वो भी औरत है, एक बहू तो घर से अपना हिस्सा लेकर सम्मानजनक जीवन जिएगी, और जो दूसरी उसकी सास जो 30 साल से उस घर को ढो रही है, जो उस घर को चला रही है, जो उस घर का पूरे कंधे का बोझ जिसने उन बच्चों को बड़ा किया, अब उसके पास बंटवारे की समस्या खड़े हो गई कि उसके घर में अगर 2 लड़के हैं और एक लड़के की बहू अगर तलाक लेने पे उतारू है तो वो भी सड़क पे चली जाएगी। आपको जो सामाजिक संवेदना है, जिस तरह का दक्षिण भारत का व्यवहार है, जो एंटनी जी ने जिसने ये कानून बनाया,
उनको यहाँ की संस्कृति का ही नहीं पता। उत्तर भारत में होता क्या है, मात्र 500 महिलाओं की, मात्र 500 महिलाओं के ऊपर पूरे सर्वेक्षण पे आपने देश का कानून बदल दिया। इस पे कानून नहीं बना है, इस पे कानून नहीं बना है। मेरा कहने का मतलब है, रवीश जी आपने एक चीज बताई अभी, सर्वे के आधार पे कानून नहीं बना। रवीश जी आपने मैंने ये बात बताई, आपने एक बात बताई अभी कि एक सर्वे हुआ, 500 औरतों का सर्वे हुआ और 500 औरतों के आधार पे जीओ, वो सर्वे हुआ है, पर उस सर्वे को देख के कानून बना है। मैं आपको यही बता रहा, यहाँ 3 तरह के लेवल्स हैं। हम लोग रोजाना सामाजिक समस्याओं में जाते हैं। एक लेवल है जिसके तलाक का किसी को पता ही नहीं लगता, बहुत पैसे वाले लोग हैं, पैसा देकर सेटल कर लेते हैं। ठीक है। एक लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली है, खेती वेती के बीच में है, दोनों की जिनका लगाव उस खेती की जमीन से है, उसके तलाक में ये समस्या आएंगी कि वो जब जाएंगे, जो समस्याएं आपने बताई उसके तलाक में समस्या आएगी। तीसरा लेवल है जो करते ही दोनों मियां बीवी, मजबूरी है, उनके सामने तो कुछ लेने का ना है ना देने का है, उनको तो दोनों को करके खाना है। जिस तरह से, जैसे रंजनी ने बताया, जो सो कॉल्ड जो बहुत अच्छा जीवन जीना चाहती है, वो पति और सास की कमाई पे क्यों जीवन चाहती है? जब इक्वल स्टेटस दिया गया है, इक्वल दोनों की पढ़ाई है, व्हाई शी कैन नॉट वर्क? उसको देश में काम करने से किसने मना किया? मैं और लोगों के पास जाऊंगा, आप इस पर जवाब देना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं सास वाले एंगल पे इन्होंने बिल्कुल, असल में तो असलियत तो ये है कि न माँ बाप बेटी को देते हैं आज हमारे समाज में, असलियत। मेरी बात सुने ना, और ना सास को कुछ मिलता है। आपको मालूम है कि जो हमारा प्रॉपर्टी राइट सिस्टम है, उसमें अगर पति की मृत्यु के बाद सास को भी कुछ नहीं मिलता, विधवा हो जाती है, तो जो विधवा शब्द इसीलिए बनाया गया, और ना तो उसकी कोई हक अधिकार है, न बहू का हक अधिकार है, न बेटी का। तो एक तरह से देखा जाए तो महिलाएं तो पूरी तरह से इस हक अधिकार के बाहर ही रखी गई हैं। चाहे वो सास हो, कितना ससुर जी ने सास के नाम से संपत्ति कर दी, जरा वो भी पता चल जाए, और दूसरा है कि कितना बहू को दिया और कितना बेटी को दिया। टेक्निकल मामला है। जी हाँ, क्यों कितना बेटी को दिया, क्योंकि जो हमारा पूरा प्रॉपर्टी राइट सिस्टम है, उसमें 7 पहले आता है बड़े बेटे का, फिर आता है दूसरे बेटे का, उसके बाद अगर बेटा ना हो तो भाई के बेटे का। आपने देखा है ना पूरा जो मिताक्षर जो सिस्टम है पूरा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बेटियों को हक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में अभी भी रवीश जी, अभी भी हमारे देश के अंदर नहीं मिलता नहीं है रवीश जी, कानून में ही नहीं है। कानून में इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में तो अभी कहा गया और वो मिलता नहीं है, लेकिन जो विल की गई प्रॉपर्टी है, जो पिता के नाम लिख दी पिता के पिता ने, और अब वो चाहे जिसको विल कर दे, तो अभी भी राइट कहाँ मिल रहा है? वो तो जो आपकी जो विल करने की जो ताकत अभी इन्होंने एक लेयर्स की बात की कि ये कानून शायद उस स्तर की औरतों पर कोई असर ना डाले जहां वो सक्षम हैं, बराबर हैं, नौकरी कर रही हैं, शायद इनका मतलब है प्रॉपर्टी चाहिए। जो उन्हीं रवीश जी, मैं कहना चाहता हूं, ये प्रॉपर्टी उन औरतों को चाहिए जो औरतें इस तरह का व्यवहार रखती है कि उनको फ्री का ही खाना है, उनको नौकरी नहीं करनी है। कमाल है। हाँ, बिल्कुल। ये बात हिंदुस्तान में मैंने ये बात हिंदुस्तान नहीं ऐसे कही जा सकती है। कमाल है। आप रवीश जी पहले पूरी बात मेरी सुन लीजिए, पूरी बात मेरी सुन लीजिए रवीश जी, पूरी बात इस बहस को आपने कहा पूरी बात सुन लीजिए। ये यशपाल जी संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं जब डाइवोर्स कि तलाक लेने के कई हालात होते हैं। नहीं, हालात नहीं होते कि औरत को फ्री में खाना है, उसके पति की प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा मिलना चाहिए, उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा मिल रहा है, उसको मिलना चाहिए। जो पेरेंट्स अपनी बेटी को हिस्सा नहीं देना चाहते, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, वो हम भी गलत उसका बायकॉट करते हैं। लेकिन आपने अपनी बात कह ली, ठीक है, फिर औरतें फ्री का खाती हैं। अब ये इस तरह की भाषा का अगर फ्री का नहीं कहा मैंने कहा जब दोनों अर्निंग पे है, मृणालिनी जी, मैं आपसे जानना चाहता, जो औरतें दोनों अर्निंग पे, मृणालिनी देशमुख हैं, इस तरह के मामलों को निपटते रहती हैं अदालत में। आपने यशपाल जी की बात सुन ली और आपने रंजना की भी बात सुनी। हम ये जानना चाहते हैं कि ये एक प्रावधान क्या अपनी तमाम बारीकियों के साथ इतना सक्षम है कि सचमुच वो मंशा, जो मकसद जो इस कानून के जरिए हम हासिल करना चाहते हैं, औरतों को मिलने वाला है तलाक के बाद इस कानून से, इस प्रोविजन से, प्रावधान से? हेलो, देखिए ऐसा है कि जो अभी यशपाल जी ने कहा और जो यशपाल जी ने कहा और रंजना कुमार जी ने कहा, वो दोनों का जो कहना है वो अपनी तरह से सही है।
मैं मेरे प्रैक्टिस में मैंने जो देखा है कि कहीं से एक तो मिडिल पाथ लेना चाहिए, क्योंकि जैसा रंजना कुमार जी ने कहा कि बहुत सारी औरतें हैं कि जिनके पास ना पैसा है ना उनके पास कोई प्रॉपर्टी है, तो एक कानून उनको कोई मेंटेनेंस की ऑर्डर दे देती है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है वो ऑर्डर। पर कहीं ऐसे भी औरतें हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों स्टार्ट ऑफ सोसाइटी के औरतें हैं, कई ऐसे औरतें भी हैं जिनके पास खुद का भी है पर फिर भी वो एक लालच है और एक वेंजेंस है, मतलब जिसके हस्बैंड के अगेंस्ट उनको कुछ वेंजेंस लेना है, वो एक मामला होता है पैसे का। और तीसरा और मोर इम्पोर्टेंट ये भी मामला होता है कि उनको वो पैसा लेके खुद की जिंदगी सही तरह से जीने की चाहत है, उसमें बात कोई बुरी नहीं है। पर जैसा यशपाल जी ने कहा कि उनसे मैं एक 10% सहमत हूं कि अगर किसी औरत को उसके एजुकेशन है, वो कमा सकती है, वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है और आज की तारीख में जब वो इक्वालिटी की बात करती है तो उस इक्वालिटी के बात करते समय उन्होंने ये भी करना चाहिए कि क्या मैं अपने आप को देख सकती हूँ, क्या मैं अपने आप को संभल सकती हूँ, क्या मैं अपने आप को मेंटेन कर सकती हूँ, या मुझे ये जरूरत है। पर जो औरतें हैं जिनको बहुत जरूरत है उनके लिए ये कानून बहुत अच्छा। दूसरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने शादी के संबंध में कितने साल इन्वेस्ट किए हैं, ये भी बहुत जरूरी काम है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 1 साल 2 साल रह गए और बस हस्बैंड की 50% प्रॉपर्टी मिल जाए, मैं जैसा चाहूं वैसे मेरे हस्बैंड के साथ बिहेव करूंगी, जिसका जो चाहे तो कल जाके क्रिमिनल केसेस करूंगी और फिर मैं बोलूंगी कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और आप मुझे 50% दीजिए। तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। तो क्या आप ये सुझाव दे रही हैं मृणालिनी, क्या आप ये सुझाव दे रही हैं कि जो 50% नहीं, मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि कई तरह से ऐसी औरतें भी है कि जिनको बिल्कुल 20-30 साल उन्होंने जिंदगी बिताई है उस रिलेशनशिप में, उस फैमिली के लिए, और उन औरतों को लिए ऐसा उनका जो मतलब जो प्रोविजन है फॉर इक्वल एसेट्स या प्रोविजन है फॉर राइट्स इन द प्रॉपर्टी, दैट इज एब्सोल्युटली जस्ट एंड फेयर। पर यहाँ पे कहीं तो एक एवरेज निकालना चाहिए, कहीं तो एक बैलेंस रखना चाहिए, ना कि women use this as a tool to harass and extract money, but it goes to those women जिनको जरूरत है और जिनका हक सही माने से बनता है। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो साल, कितने साल शादी हुई है, इन सब शर्तों को इसमें बाकायदा इसमें डालना चाहिए और फिर उसके हिसाब से बंटवारे का या शेयर का प्रतिशत उसमें तय होना चाहिए। ठीक है, ये जरूर लोगों ने सोचा होगा। यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जब कोई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जब कोई भी औरत या कोई भी मर्द डिवोर्स के लिए फाइल करता है तो उनका 50% होता है, पर उनका जो इनकम होता है वो देखते हैं कि कितने साल वो साथ रहे हैं, जिसको कोहैबिटेशन कहते हैं, कितने साल उन्होंने शादीशुदा जिंदगी बिताई है, और उसी के हिसाब से वो इनकम देते हैं, सॉरी मेंटेनेंस देते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं एक बार और थोड़ा आराम से मैं चाहता हूं ताकि लोग इसको हम सब समझ जाएं इसको। आप ये इक्वलिटी की बात कह रही हैं कि क्या कोई कानून इस तरह से बन सकता है कि क्या किसी वर्ग ए की महिला के लिए ऐसा बने, या फिर जो जिसके पास कोई संपत्ति नहीं है, जिसकी तरफ यशपाल मलिक ने भी इशारा किया कि जहां औरत मर्द दोनों रोज का कमा खा रहे हैं, दोनों के पास किसी तरह से नहीं है, ये सब क्या इसमें मुमकिन था या ऐसा कोई प्रोविजन बन सकता है ये इस कानून को बनाते समय? दो चीजें इसमें है, और जो मुख्यता है कि जो औरत की संपत्ति है और जो मर्द की संपत्ति है वो एक पूल में डाल दीजिए और उसमें से आप बंटवारा कीजिए, वो बात सही है। पर अगर किसी स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी में औरत है जिसके पास बहुत सारा धन है और फिर भी वो 50% हस्बैंड से चाहती है, तो मेरे हिसाब से ये गलत होगा और ये अन्याय होगा, ना कि न्याय होगा। इसीलिए मैंने ये डिफरेंशिएशन आपको दिया है कि जहां पे औरत के पास कुछ नहीं हो तो उसका 50% हक जरूर बनता है। ठीक है, कुछ बातें की रंजना आप जवाब दीजिएगा इसका। वंदना हमारे साथ हैं। वंदना, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक आपने जो ये संस्था बनाई है, उस संस्था के अनुभव से आपके पास अमीर घरों की औरतें भी आती होंगी, उनके लिहाज से जरा ये बताएं, जो मृणालिनी जो दलील दे रही हैं कि जो सक्षम है, जो औरत जो अपने आप में सक्षम है और जो कहीं नौकरी कर रही है या उसका अपना और भी करियर है, उसका जीवन है,
क्या उसका दावा करना सही है? क्योंकि वो बराबरी का एक सिद्धांत आ जाता है, इक्वालिटी की बात आज जो मृणालिनी कर रही हैं, और फिर ये साल के हिसाब से भी देखना चाहती हैं कितने साल तक दोनों साथ रहे, कितने साल तक दोनों मिलकर दोनों ने संपत्ति जोड़ी है जिसका बंटवारा होना चाहिए। जी नमस्कार। मैं तो पहले ये कहना चाहूंगी, आज मैं बड़े टाइम के बाद हरे कपड़े पहन के आई हूँ, क्योंकि उसमें क्या नेचर और पैसे, उसमें नेचर और पैसे दोनों का रंग हरा है। अच्छा। और पहली टाइम औरतों को पैसे मिलने की बात हो रही है यहाँ पे। पहले पता और होता हम तो हम रिएक्शन भी देख जुगाड़ रहे करते हरे कपड़े का। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल मैं आपको भिजवा देती हूँ। मैं आपको भिजवा देती हूँ। एंड मैं पहले मृणालिनी के क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं पहले यशपाल जी के बारे में कहना चाहूंगी कि कोई औरत इसलिए नहीं शादी तोड़ती या छोड़ती कि उसको फ्री का खाने का कहीं पे मिल जाएगा। मेरी काफी अमीर घर में शादी हुई थी 1998 में, और जब मैं उस घर से निकली हूं, मैं सिर्फ 750 रुपए के साथ निकली हूं, क्योंकि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं था कि मैं उस घर में ही रह के अपना दम तोड़ दूं या मैं आगे निकल के अपनी जिंदगी बनाऊं। तो यशपाल जी का ये कहना एकदम गलत है कि कोई भी औरत निकलती है तो सिर्फ पैसे के लिए निकलती है। यहाँ पे तो कोई भी औरत, एटलीस्ट इंडिया में अभी तक नहीं ये हालत आई है कि आप अपनी शादी तोड़ना चाहते हैं एक पैसे के पीछे। ये जरूर मानने की बात है कि इंडिया में घर देख के शादी करते हैं। जब आप किसी से शादी करते हैं तो आप कहते हैं जी ये अच्छे खानदान का लड़का है तो आप इससे शादी कर लीजिए। अब खानदान में पैसा भी होता है और नाम भी होता है, और कहते हैं जी इनका चाल चलन अच्छा है। तो ये कोई शादी तोड़ता नहीं है कि मेरे को उस खानदान से पैसे मिलेंगे तो ये मैं पैसे लेके निकली। तो ये यशपाल जी का तो बिल्कुल कहना गलत है। नंबर 2, मैं ये मानती हूं कि मनु के जमाने से औरतों को सिर्फ डेप्रिवेशन ही मिला है। मनु का तो कहते हैं कि औरत सिर्फ एक चैटल है, मतलब एक प्रॉपर्टी है जो आदमी के घर से निकली तो अपने पेरेंट्स के घर से निकली तो अपने बेटे के घर में चली गई। अगर उसके आदमी की डेथ हो गई तो जैसे रंजना कुमारी जी ने कहा वो विधवा हो गई, तो उसके बाद फिर वो बेटे के ऊपर आ गई। तो आजकल के जमाने में टाइम तो काफी बदल रहा है, औरतें काफी काम भी कर रही हैं। अब आपका क्वेश्चन है कि क्या होता है कि अमीर घरों की औरतें, मैं कहती हूँ एक्चुअली उनको बेचारों को और हेल्प की जरूरत है। और मैं कहती हूँ क्यों? क्योंकि जैसे ही आपकी शादी हो जाती अमीर घर में, आपका हस्बैंड आपको कहता है ये सब छोड़ो अपना काम और आप घर के काम में लग जाओ, अपने घर का नाम बढ़ाओ, शायद एक सोशलाइट बन जाओ और अपने बच्चों को देखो और थोड़ा बहुत मेरे पेरेंट्स को भी लुक आफ्टर करो। तो कम से कम आप समझिए अगर 15 या 20 साल के बाद आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया और आप वर्कफोर्स में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप किस क्वालिफिकेशन के साथ आएंगे वर्कफोर्स में? तो अमीर घर की औरतें ये सिर्फ एक है कि वो आ जाती हैं डिवोर्स कोर्ट में, लगती अमीर हैं पर एक्चुअली खीसे में दमड़ी भी नहीं होती। और अगर उनके पास मृणालिनी के बात में एक बात ये भी होगी, वो औरत जो नौकरी कर रही है, जो जी, अच्छे वेतन पे नौकरी कर रही है, शायद उसकी तरफ भी इशारा है। जी मैं ये मानती हूँ उनका शायद उसकी तरफ भी इशारा है, पर मैं ये कहती हूँ कि आप हिडन इनकम कैलकुलेट कर लीजिए। और हिडन इनकम में मैं एक्चुअली लेडीज की बात करती हूँ। जिस दिन आदमी लोग बच्चा पैदा करना चालू कर देंगे, मैं मान जाऊंगी कि जी ठीक है आप औरतों को कम पैसा दीजिए। यशपाल जी आप कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? 9 महीने एक बच्चे को पैदा, अगर ये भगवान ने दी होती तो जब भगवान ने औरतों को दिया है, डेप्रिवेशन चालू कर दी है। भगवान ने औरतों को बोला है कि आप बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो आदमी अमीर घर की औरतों के सारे पुरुष दर्शक सक्रिय हो गए हैं, मतलब मुझे भी डर लग रहा है। मैं उनके सारे सवाल आपसे औरत को सिर्फ पैसा नहीं देना चाहिए। कोई भी आइडिया करिए, 1 मिनट जी, कोई भी आइडिया करिए, बस औरत को पैसा नहीं मिलना चाहिए। अगर वो काम कर रही है तो वो केपेबल है। अगर उसकी अमीर घर में शादी है उसको काम करने की जरूरत नहीं है। अगर वो बच्चों, अगर एक मेरे पास देशमुख के पास के लिए क्वेश्चन है कि क्या हो जाता है कि जब ये औरतों को चॉइस करनी पड़ती है बिटवीन लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन एंड बिटवीन द करियर, अगर औरत ने गलती से करियर चूज कर लिया तो ना ही उसको अपने घर वालों की सुननी पड़ती है, उसको अपनी समाज की भी सुननी पड़ती है। सब यही कहते हैं कि औरत की जिम्मेवारी थी वो बच्चे,
उनकी जिम्मेवारी नहीं थी, आदमी की जिम्मेवारी नहीं थी, आपके हस्बैंड की जिम्मेवारी नहीं थी, क्योंकि इंडिया में it is not, divorce is not only a legal problem, it is a socio-legal problem. ठीक है, इस सामाजिक कारण कानून, जी, I made the सामाजिक ठीक है, कानून, ठीक इसलिए है। मैं एक और चीज सिर्फ बोलना चाहती हूँ, जरूर, that is हाँ। how 360 degrees back to life came into existence, and हम लोग काउंसलिंग करते हैं women of all status and strata से, and I come out with a news magazine called X Files, and it's India's first divorce news magazine, और अभी तक इंडिया में divorce is considered as a stigma. ठीक है। I mean, मैं ये न्यूज मैगजीन निकालती हूँ, ठीक है। लोग मेरी तरफ देखते हैं कि जैसे मैं पॉन की एक किताब निकाल रही हूँ, न्यूज मैगजीन लिख रही हूँ डिवोर्स पे, पर कोई स्पॉन्सर नहीं है, nobody wants to be associated with divorce. जी। तो यशपाल जी जो कह रहे हैं कि जी घर छोड़ के भाग रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए, ठीक है। वो तो दीपिका बिल्कुल मैं भी आपसे नहीं जानना है। चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस कानून के इस प्रावधान को 498 के दुरुपयोग से जोड़ रहे हैं, ठीक है, जैसे ये समाज दहेज के कानून का दुरुपयोग नहीं करता है लेते वक्त, है ना, उससे सब परिवार बन जाता है, लेकिन 498 से टूट जाता है ना। तो खैर वह जानते, ये जो आशंका है इसके पक्ष में आपके पास क्या दलील है, क्यों इसको जोड़ के देखा जाए इससे? रविश, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि दहेज कानून दहेज देना भी क्राइम बोलता है और दहेज लेना भी क्राइम बोलता है, लेकिन दहेज कानून में दहेज देने वालों को कभी सजा नहीं होती, सिर्फ दहेज लेने वालों को सजा होती है, हम कानूनी टर्म्स में अगर बात करें तो। मैं थोड़ा सा इस पूरी डिस्कशन जो कि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की है उससे हटके एक बार IRBM पे आ जाऊंगी, जो इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, जिसपे पूरी की पूरी डिस्कशन बेस्ड है, बाहर से लाया हुआ लॉ है, और इस लॉ में जो फ्लॉ है उसके बारे में बात करना चाहूंगी। ड्यूरेशन ऑफ मैरिज तो डिफाइन करी ही नहीं है, मृणालिनी ने बहुत सही बात की है। अगर आप ये कहें कि मेरी एक औरत जिसने 15 साल अपने घर को दिए हैं, उसके 3 बच्चे हैं, वो सेपरेट हो रही है, उसके राइट्स हैं, उसको कुछ मिलना चाहिए, और आप एक ब्लैंकेट लॉ ला रहे हैं जिसमें अगर वो 2 दिन बाद भी चली जाती है तो भी उसको सेम राइट्स हैं, मुझे नहीं लगता है वाजिब है। दूसरी बात, हस्बैंड इसमें अपोज नहीं कर सकता डिवोर्स को। जब हम इतनी इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो मतलब ये सडनली सप्रेशन क्यों आ गई? क्यों हस्बैंड क्यों नहीं डिवोर्स को अपोज कर सकता जब सब कुछ उससे जा रहा है? सबसे बड़ी बात IRBM नो फॉल्ट डिवोर्स है। ये जो बोला जा रहा है कि घर से फेंक देते हैं, निकाल देते हैं, मार देते हैं, पीट देते हैं, वहां पे एक फॉल्ट है। अगर आप वो फॉल्ट एस्टैब्लिश नहीं, मैं कह रही हूं ऐसा होता होगा तो आप कोर्ट में जाके वो फॉल्ट एस्टैब्लिश कीजिए और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग बेनिफिट लीजिए। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ एक साथ नहीं रह पा रहे, इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो चुका है, दोनों किसी की कोई फॉल्ट नहीं है, दोनों अलग होना चाहते हैं, तो फिर हस्बैंड को क्यों पनिश कर रहे हैं? ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो 498 है, लॉ में कहीं कुछ नहीं बताया गया रविश की जो ये 498 है, DV और इतने सारे अगर आपके ऊपर केसेस लगे हुए होंगे, नहीं, आपको सुनिए, अगर वो केसेस आपके ऊपर लगे हुए हैं और अगर DV जाती है और IRBM के अंडर डिवोर्स मांगती है तो उन केसेस का क्या होगा? ठीक है, वो कानून में यहाँ नहीं निपटाना चाहता हूँ, मैं आज के बहस में रखना नहीं, वो ठीक है। पर एक मुझे बात बताइए कि जो ठीक है, मृणालिनी जो बात की मैं जवाब जानना चाहता हूँ कि इक्वालिटी की बात कही, एक दीपिका की बात से एक सवाल निकलता है कि जहां लड़का और लड़की, पति और पत्नी दोनों अपनी आपसी रजामंदी से कि अब हम नहीं रहना चाहते हैं, कोई और सामाजिक तनाव नहीं है, यूं ही अलग हो गए। ऐसे आज के शहरी परिस्थिति में मैं कई लोगों को जानता हूं कि अलग हो गए, दोस्तों को भी बाद में इसकी जानकारी मिली, यो अलग हो गए, तो वहां पे संपत्ति का बंटवारा, इस तरह का हिसाब किताब बटखरा, और जो पूरा एक इक्वालिटी का जो धारणा है वो फिर कब आएगी? फिर इस तरह से क्या वो प्रभावित होती है जो मृणालिनी देशमुख ने जो कहा? देखिए, कोई भी कानून सामाजिक संदर्भ को ठीक करने के लिए होता है। अगर वहां कुछ गड़बड़ी हो रही हो तो कानून उसको दुरुस्त करने के लिए बनाया जाता है। और जो ये कानून बन रहा है इस समय, अब तो आपने बड़ी आसानी से कहा इक्वालिटी, अब ये इक्वालिटी अगर इस समाज में होती तो झगड़ा ही कोई नहीं था। और जो इक्वालिटी समाज में नहीं है, जिसकी वजह से कानून में अब कानून के जरिए उस इक्वालिटी को लाने की कोशिश की जा रही है। अगर दोनों इक्वल होते, अगर मर्द और औरत, जैसा कि अभी आपने देखा कि अब तो वो तो छोड़िए कि औरत बड़े अमीर घरानों में तो खैर कितनी औरतें आएंगी इस कानून के तहत, ज्यादातर मध्यम वर्ग की भी बात अगर आप ले लें, अमीर घरानों का तो आप समझ लीजिए कि वहां झगड़ा ही नहीं है, क्योंकि औरत को भी मिलता है, मर्द को भी मिलता है। और जो इस तरह की अमीर घरानों की बात, कई बार बड़े-बड़े फिल्म स्टार के बारे में पढ़ता हूं कि उनको तलाक के बाद कुछ नहीं मिला। बिल्कुल, और सक्षम, यही तो मैं कह रही हूँ कि अब आपने खुद ही कह दिया, मेरी बात का जवाब दे दिया। मैं कह रही हूँ कि आपने देखा है कि जो संदर्भ सामाजिक है उसमें इक्वालिटी नहीं है।
औरत और मर्द के बीच अगर होती तब तो ठीक था, लेकिन आज क्या है कि पूरा सिस्टम, चाहे वो रोजगार की व्यवस्था हो, चाहे वो संपत्ति पे हक की व्यवस्था हो, सामाजिक शादी में रिश्ते की व्यवस्था हो, सब कुछ इस समय इस तरह से गढ़ा गया है जिसमें औरत को बराबरी का हक नहीं है। तो उसमें अगर आप ये मान के अजम्पशन अगर है कि बराबरी है तो बराबरी पे ट्रीट करना चाहिए, तब तो बात दूसरी होती। लेकिन आज बराबरी नहीं है, इसलिए औरत और मर्द खड़े होकर कोर्ट के अंदर बराबरी के हक से नहीं लड़ सकते हैं। तो हमेशा पड़ला पुरुष की तरफ किसी न किसी कारण भारी होता है, या तो उसके पास, मेरी बात सुनो, मेरी मैं बहुत छोटा सा एक लाइन लूंगी। दहेज भी लेते हैं, पहले शादी के समय खूब जम के दहेज लेते हैं, देते भी हैं। और एक मिनट, मैं तुम्हारी बात पे तो मैं बोली नहीं ना, तो थोड़ा धैर्य रखो। अच्छा, दहेज लेते हैं, अच्छा, उसके बाद फिर पत्नी के साथ परिवार के अंदर हर तरह की परिस्थितियों में उसके साथ दुर्व्यवहार होता है। पढ़ी लिखी है तो तुम नौकरी मत करो। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर लड़कियां भी पूरी जिंदगी घर में रोटी बना के बच्चा पालने में लगा देती हैं, क्योंकि परिवार के लोग पसंद नहीं करते हैं। और ये भारतीय संदर्भ की बात करिए, दुनिया में कोई ऐसे बैठेगा नहीं घर के अंदर। तो फिर उसको जब आपने बिठा दिया और फिर आपने उसको सड़क पर खड़ा कर दिया और कहा कि अब जाओ, अब तो तुम जाकर के नौकरी कर सकती हो, कौन देगा उसको नौकरी? कहां जाएगी वो? और फिर बच्चों की जिम्मेदारी, दुनिया के और देशों में जहां बराबरी के कानून का जो कोर्ट आप लोग और लॉयर ने भी किया, तो वहां मृणालिनी ने किया, तो उसमें वहां पर क्या है कि दोनों में बराबरी है, दोनों तय कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, एक्सेस टू चॉइस है। पर यहाँ तो न तय कर सकते हैं, ना आपके पास कोई चॉइस है, ना आप चुन सकते हैं, तो फिर आपको तो सुरक्षा मिलनी पड़ेगी ना। क्या ये कानून ज्यादा शहरी लोगों के लिए नहीं लागू होता, जो यशपाल कह रहे हैं कि शायद भारत की ग्रामीण परिस्थितियों के लिए ये उपयुक्त ना हो? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ग्रामीण परिस्थितियों में हमारा जो ग्रामीण परिस्थितियों का भारत है, उसमें जो जिसके पास कोई संपत्ति नहीं है वहां तो कहीं कुछ लागू नहीं होगा। जो पूरा का पूरा हमारा भारत जो इस संपत्तिहीन भारत है, वहां तो इस कानून का कोई मतलब ही नहीं है। एक मिनट सुनिए, देखिए, जब संपत्ति की बात होती है, जिसके पास संपत्ति है उसी के बारे में बात होगी ना। आप संपत्ति के बंटवारे या असेसमेंट की बात या कोर्ट स्टैब्लिश करेगा, ये बात आप उसके लिए तो नहीं करेंगे जिसके पास एक झुग्गी झोपड़ी है, जिसके पास एक कमरा है, उससे कहेंगे चौथाई कमरे का जो दाम है उसमें से लेके। क्योंकि होता क्या है कि अभी तक एक स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है, वो ये कि एक औरत के पास भी पैतृक संपत्ति होती है। ऐसी बहुत सारी औरतें होंगी जिनके पास होती है। वैसी स्थिति में तलाक के समय क्या होना चाहिए? जो मृणालिनी करें कि एक पूल बनाइए दोनों का, फिर उसमें से बांटिए, या एक उसके पास कई ऐसे औरतें हो सकती हैं। ये पता चल रहा है आप लोगों के तरह तरह के अनुभव से कि ए से लेके जेड तक कई प्रकार की इसमें औरतें हैं, उनके कई तरह के हालात हैं। कानून एक है जो दिल्ली से लेकर गांव तक सब पे लागू होगा, वैसे स्थिति में क्या होगा? देखिए, शादी के बाद बनाई गई चल और अचल संपत्ति, शादी में मिली हुई चल और अचल संपत्ति का बराबर बंटवारा होना चाहिए, ये स्पष्ट रूप से हम लोगों ने कहा था। लेकिन चूंकि संसद में भी वैसे ही लोग बैठे हुए हैं या कैबिनेट में भी वैसे ही लोग बैठे हुए, तो बाल की खाल निकाली है उन्होंने, और उन्होंने कहा कि असेस करके आप उसको, अभी भी आप मुआवजे पर ही सीमित हैं, अभी भी आप एलिमनी ही देना चाहते हैं, औरत को हक नहीं देना चाहते हैं। आप कहते हैं असेस कीजिए और उसके अनुसार आप मुआवजा दीजिए, उसके अनुसार तो ये मतलब सारे जवाब संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं आपकी बात। हाँ, ठीक है, जैसे अभी मैं आ रहा हूँ सबके पास थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। कि जो औरत बड़े घर में जाती है, 15 साल तक वो घर में रहती है और डायमंड रोज परचेज करती है, 5 स्टार होटलों में घूमती है, तो शादी काम मेरी बात सुनो, अपने पैसे उसको ध्यान नहीं आ रहा काम, क्योंकि तब वो घर के पैसे पे एंजॉय कर रही है। 15 साल बाद जब हस्बैंड और वाइफ में एक झगड़ा हो जाता है, तो वो इतने ही बड़े घर की लड़की है जिस घर से वो आई है, वहां से भी उसको एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिली होगी। हाँ, और फिर उसके बाद मिली नहीं, मिली नहीं, उसका राइट है। और ठीक है, आपका पॉइंट है, हमको एक ब्रेक लेना पड़ेगा। 15 साल बगैर काम, उसके बच्चे भी पाले, उसके बच्चे भी काम वालियों ने पाले, उसके बच्चे भी आए। ऐसा लग रहा है कि ठीक है, नहीं, एक सेकंड छोटा सा हम ब्रेक लेना है, ब्रेक थोड़ा लंबा है, हम लौट के आएंगे तो फिर बात करेंगे। मृणालिनी से एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या इससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं? क्या शादी से पहले ही ये तय कर लिया जाए कि जब तलाक होगा तो हम दोनों क्या क्या करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो रहा है क्या? ब्रेक के बाद। प्राइम टाइम के प्रस्तुत करता है प्रिया गोल्ड स्नैकर, दिन खाए रहा ना जाए। प्रायोजक बैंगलोर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। सेंचुरी बाथ फिटिंग्स, डिजाइन, क्वालिटी, इनोवेशन।
मर्जी हो जाके कर ले, बिल्कुल। फिर उसको सपोर्ट और वैसे कीजिए। भी हम नहीं ले आए लगता ब्रेक में ही, है, काश हम वो कहीं से कोने से ये लाइव कर देते, ये बहस तो और अच्छा होता। कैसे हम और दीपिका लड़ रहे थे। मृणालिनी, कई तरह के जवाब आए हैं, लोग एसएमएस कर रहे हैं कि पैतृक संपत्ति के नाम पर लोग औरतों का कत्ल करने लगेंगे। ये हिंदुस्तान के विचार हैं। एक यूनिवर्सल कानून होना चाहिए जिसमें मर्दों के अधिकार की भी सुरक्षा होनी चाहिए और पति बेचारे को भी पत्नी की संपत्ति से मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार वो भी तलाक के बाद उसका भी आर्थिक पक्ष हो सकता है कि कमजोर हो जाए, क्योंकि जब आप मियां बीवी एक साथ रह रहे हैं तो हो सकता है कि वो एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं और अलग होते ही और दोनों नौकरी करने वाले हैं, तो हो सकता है कि दोनों उतने ही बराबर मात्रा में प्रभावित हो जाए, उनका रहन सहन दोनों असर पड़े। एक ऐसे केस में जहां दोनों नौकरी करते हैं और अगर ये समाज औरतों की इतनी चिंता करता है तो तलाक के बाद ससुराल और मायके दोनों से अपने आप दे दिए जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इस दुरुपयोग का, अगर ये जो तमाम आशंकाएं, अभी जो एक पितृ प्रधान हमारा समाज है वो ये सोच रहा है कि, और औरतों की भी ट्रेनिंग होती है कि उसी में सोचें, ऐसी बात नहीं है कि जो लोग उसको समझते हैं ना, तो इसीलिए फेमिनिस्ट होना जितना औरतों के लिए जरूरी है उससे कहीं ज्यादा मर्दों के लिए भी जरूरी है। और इसलिए आप औरत होते हुए ऐसा नहीं है कि आप अचानक फेमिनिस्ट हो जाएं, वो भी ट्रेनिंग आपको भी करना पड़ता है। पर खैर मृणालिनी जी, हम कानूनी रूप से ये जानना चाहते हैं कि क्या ये तरीका अब ये होगा या ऐसा हो रहा है कि लोग शादी से पहले तलाक के भी प्रावधानों पर दस्तखत कर लें, या ये जो दुरुपयोग का जो डर दिखाया जा रहा है, मिसयूज का, उसका सेफगार्ड क्या है इस कानून में, है भी या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या हो सकता है? मृणालिनी से पूछा मैंने। देखिए, ऐसा है कि आपने जो पहले पूछा, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में प्री नप्शल अग्रीमेंट्स। हाँ। प्री नप्शल अग्रीमेंट्स का ऐसा होता है कि जहाँ पे यूएस में, यूरोप में काफी पॉपुलर है, शादी करने से पहले हस्बैंड और वाइफ एक अग्रीमेंट साइन करते हैं और उसमें ऐसा लिखते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर डिवोर्स हो जाए तो उसमें क्या क्या उसमें क्लॉजेज होने चाहिए। समझो 5 साल हम साथ रहे हैं तो हमारी अगर प्रॉपर्टी $100 है तो हम किस प्रकार से उसका बंटवारा करेंगे। अगर उस 5 सालों में एक आध बच्चा होगा तो वो बच्चे के लिए क्या प्रोविजन करेंगे और हमारे फ्यूचर के लिए क्या परसेंटेज रखेंगे इन टर्म्स ऑफ दैट। अगर 10 साल शादी हुई या 15 साल शादी हुई तो ऐसे जो क्लॉजेज होते हैं उन्हें उन प्रीनप्शियल अग्रीमेंट्स में कस्टडी के भी क्लॉजेज होते हैं कि समझो बच्चा 7 साल से ऊपर। हिंदुस्तान के लिए ये क्या हो सकता है? क्या ये तो देखिए ये बाहर का है, ऐसा पता चलेगा कि पंडित से पहले वकील ही आ गया घर में शादी से पहले। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, सवाल ऐसा है कि जब आप कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो चीज होती है, ठीक है, हेलो, हाँ हाँ, जब जैसे आप कह रहे हैं कि इस प्रकार की चीजें हो सकती है कि कोई आके बोल दे कि हमको आपकी 50% प्रॉपर्टी दे दे, तब आपको यह भी सोचना चाहिए कि जब आप 50% प्रॉपर्टी मांग रहे हैं तो उसी घर में जो बाकी औरतें हैं उनका क्या होगा। अगर कोई माँ होगी या कोई अगर बहन होगी जिसकी शादी नहीं हुई हो, और मैं मध्यम वर्गीय की बात कर रही हूँ, उसकी शादी नहीं हुई हो या उसको कोई बीमारी है या उसकी कोई प्रॉब्लम है, तो क्या आप ये सोचेंगे कि आप ये सिर्फ यही कहेंगे नहीं ये कानून है, हस्बैंड के पास 100 रुपया है, इसका 50 रुपया आप औरत को दे दो। तो मेरे हिसाब से कोई भी कानून ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओनली औरतों की तरफ हो जाए या सिर्फ मर्दों की तरफ। वो कहीं से मेरे हिसाब से एक उसमें हेलो, पहली टाइम जब औरतों को देने की बात आई है रवीश जी, आज पहली टाइम पिछले मेरे ख्याल में 5000 पहले सालों से तो औरतों को कुछ मिल नहीं रहा। आज पहली टाइम जब औरतों को देने की बात आई है तो क्यों इतनी चर्चा हो रही है? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अभी तक 5000 साल तक तो कोई नहीं कुछ बोला। पिछले 50 साल से डिवोर्स लॉज चालू है इंडिया में, 1956 से डिवोर्स लॉज लागू है इंडिया में, तब से तो कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं 1/3 प्रॉपर्टी दे दीजिए, 1/3 उसकी इनकम होनी चाहिए, औरत को ये करना चाहिए। अभी तक पिछले 15 साल से औरतों ने काम करना चालू किया है, ठीक है। तो अब क्यों हम सिर्फ 15 इयर्स की जो औरतें काम कर रही हैं उनके ऊपर इतना एम्फेसिस डाल रहे हैं? व्हाट अबाउट जो पिछले 5000 साल से चल रहा है? हम लोग लॉज जब तक लॉज नहीं बनेंगे, जब एक दफा लॉज आ जाएंगे तो हम उनको ट्वीक जिसे कहते हैं कर सकते हैं। आप नंबर ऑफ इयर्स कर सकते हैं, आप एक प्री नप्शियल का आप छोड़ दीजिए, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट फिर लास्ट में सबको मौका नहीं मिलेगा। आपने क्यों कहा कि कानून की समझ नहीं है?
नहीं। जो मृणालिनी ने जो सवाल उठाए, मैं उसमें थोड़ा सा रिस्पॉन्स जानना चाहता हूँ आपके क्या। स्पष्टीकरण एक्चुअली मैं करना चाहती हूँ। जो आज फैसला हुआ है कैबिनेट कमेटी में, उसमें जो फैसला हुआ है, अभी वो संसद से पास होगा, लेकिन जो फैसला हुआ उसमें कहा गया है कि जो लड़के के नाम, जो पति है उसके नाम से जो संपत्ति का हिस्सा आएगा उस परिवार की संपत्ति में, उसका असेसमेंट किया जाएगा और उस असेसमेंट के हिसाब से ही खर्चा तय किया जाएगा। तो ये कहीं भी हो जाएगा जो मृणालिनी ने बताया कि बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं कह रही हूँ। ये कैलकुलेटर फिर तो जज साहब बिल्कुल और 10 साल लगेगा इसको। बिल्कुल बिल्कुल एक सेकंड उनको कहने दीजिए। इतना हल्ला जो मचाया जा रहा है और इतनी तरह के तर्क दे दिए गए यहाँ पर, असल में तो अभी ये न्याय की सीढ़ी तक भी नहीं पहुंचा है, क्योंकि सारा ये कोर्ट में तय होगा। बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाए, लेकिन सवाल ये है कि अभी तो उस न्याय को दिया ही नहीं गया औरत को, क्योंकि ये तो सब कुछ अब कोर्ट पर तय होगा कि वो असेसमेंट करेगा कि उसको क्या इनहेरिट करेगा, वो किस तरह से उसको देगा। एक मिनट आप लोगों को मिलेगा, 2 ही मिनट। दीपिका आपके पास जान, दोनों को मिल गया है, मृणालिनी और वंदना को इस सेगमेंट में। ये आप पुरुषों के हिसाब से सोच रहे हैं कि इसका दुरुपयोग होगा, जरा इस हिसाब से भी सोचकर बताइए कि इसका सदुपयोग होगा तो कितना फायदा होगा इससे। मुझे तो लगता नहीं है इसका सदुपयोग होगा। 70% हमेशा यही क्यों मान रही है? नहीं 70% देश का हर कानून, यहाँ की सरकार का भी दुरुपयोग होता है, तो इसका मतलब हम सरकार ही ना चुने, हमारी वैसे ही चुनाव कैंसिल कर दें। उनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती, तो ये जो प्रताड़ित होती है वो मैं समझ गया। आप यूज जो होगा वो अपर क्लास में ही होगा, जिनके पास ऑलरेडी मीन्स एंड वेयर विद ऑल है, वो ही जाएंगे। आज हैदराबाद में एक सीनियर लॉयर ने आरटीआई फाइल करी, ज्यादा लड़कियां ही डिवोर्स फाइल कर रही हैं, ठीक है, तो वो जो लड़कियां डिवोर्स फाइल कर रही हैं, जो सताई जाएगी वही तो भागेगी वहां से। एक और इंसेंटिवाइज कर रही हूँ रविश। बाकी सब चीजों से मैं थोड़ा सा परे जाके सिर्फ एक चीज बोलना चाहती हूँ। आप आईआरबीएम में ये क्लॉज ला दीजिए। जब आप बोलती हैं तो लड़कों के बड़े एसएमएस आते हैं, खर्च। आप आईआरबीएम में एक क्लॉज ला दीजिए, आप आईआरबीएम में एक क्लॉज ला दीजिए, उसका नंबर आप आईआरबीएम में, मैम वो सारे नहीं, आप आईआरबीएम में एक क्लॉज ला दीजिए कि अगर आप आईआरबीएम के थ्रू डिवोर्स में जा रहे हैं तो आप बाकी, क्योंकि इट्स नो फॉल्ट डिवोर्स, आप 498 डीवी वगैरह कोई केस नहीं लगाएंगे। रविश, मैं आज बेट से कह सकती हूँ ये सारे केसेस कितने आप ये एक सेफगार्ड चाहती हैं कि इस तरह का दुरुपयोग 498 का इस्तेमाल ना हो, तो ये ठीक है कानून अगर ये लगा दिया जाए तो। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप कोई भी लॉ लाओ, उसके सारे के सारे पैरामीटर सोच कर लाओ। आप हस्बैंड को अपोज नहीं करने दे रहे, आप ड्यूरेशन ऑफ मैरिज डिफाइन नहीं कर रहे, तो मिसयूज नहीं होगा तो क्या होगा? यशपाल साहब, ये भी एक हकीकत है कि हम शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं, मैं ये मान तो नहीं सकता कि आपको ये मालूम नहीं होगा कि औरतों की क्या स्थिति है घर में। आप अपने घर की बात छोड़िए, आपके घर में हो सकता है कि बहुत अच्छी स्थिति हो और आपके घर की औरतें देख रही होंगी तो पता चलेगा कि यशपाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बराबरी का अधिकार उनको मिला हुआ है, हम उसका सम्मान करते हैं। ये कानून को आप खुले विचार से क्यों नहीं दे सकते? इसमें आपको वो संभावना नजर क्यों नहीं आती है कि जो तलाक वही लेने जाएगा? मान लेते हैं कि जो सताया गया है उसको जरूरत है, हम सब अपनी अपनी शादी तोड़ के संपत्ति के लिए तलाक लेने तो नहीं जाएंगे ना। तो उसके लिए ये कानून जितना प्रावधान है वो जरूरत पूरी करता है। मैंने आपको पहले भी कहा कि जो परिवार है वो एक बहुत बड़ी परिभाषा है, ठीक है, उसको जज को डिसाइड करने में लग जाएंगे 20 साल। ठीक है, और 20 साल तक जो ये अत्याचार की बात करते हैं, नए कानून बनाने की बात करते हैं, जो प्रोविजन इसमें दिए जा रहे सिविल कोर्ट्स में, सिविल मुकदमों में जब ये जाएंगे संपत्ति के बंटवारे पे, ये हो सकता है कि उसकी पीढ़ी में एक पूरे भी ना हो पाए। पहली बात यह है कि जो गरीब है, आपने मिड डे मील चला दिया, आपने तमाम योजना चला दी, आप जो गरीब औरत है उसके लिए भी एक 10,000 करोड़ का फंड डेवलप कर दीजिए। अगर वो गरीब तलाक लेती है तो उसको रोजगार सरकार दे, उसको पैसा पड़ेगी, क्योंकि ये संभव हुआ ही नहीं। इतना मैं दर्शकों से कहूंगा कि बहुत तरह के सवाल, बहुत तरह के पहलू आए, उतने ही रह गए होंगे। इसमें बहुत तरह के एसएमएस आ रहे हैं। वो बात यह है कि औरतों की लड़ाई इतनी आसान नहीं है और इतना भी आसान नहीं है कि औरत को कहना ही गलत है। औरत को हमें ये खत्म करना पड़ेगा, वरना हम पता नहीं कब तक लड़ते रह जाएंगे, शायद 5000 साल तक आगे से। इतना लंबा मुझे प्राइम टाइम नहीं करना। नमस्कार, इतना लंबा नहीं करना, मुझे जाना पड़ेगा। प्राइम टाइम के प्रस्तुत करता है प्रिया गोल्ड स्नैकर, दिन खाए रहा ना जाए। प्रायोजक बांगोर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।